आप मेरी यूट्यूब पे क्लास अटेंड करती थी? ओके पूनम, ग्रेट। गुड इवनिंग शीतल। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो टॉपिक है ना अपना, वो ना थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना। ये एक दिन की क्लास नहीं है, मैं बहुत आराम आराम से आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत टेक्निकल है ना। तो पहले टेम्परेचर है। गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग स्वाति। पहले टेम्परेचर, फिर प्रेशर, फिर विंड्स, है ना। तो हम ये 3 बार में इसको कवर करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, उस हिसाब से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि विंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विंड से पहले प्रेशर और प्रेशर से पहले टेम्परेचर, क्योंकि बहुत सारी चीजें। एंड आई ऑलवेज से कि हम सिर्फ एनटी के एग्जाम को हिट नहीं करना चाहते, हम आगे के जितने भी एग्जाम्स आपके होंगे, आप पीएचडी के लिए जा रहे हो या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैठोगे, हम सारे एग्जाम्स को ही बेसिकली कवर करना चाहते हैं, इसलिए हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, बहुत आराम से पढ़ाएंगे और कितना भी पढ़ा देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास की हमारे पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। गुड इवनिंग। देखो टेम्परेचर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ना, क्योंकि टेम्परेचर समझोगे, फिर प्रेशर समझोगे, देन हम विंड सिस्टम पे आएंगे, ठीक है। अब सबसे मुझे पहले ये बताइए कि आप लोग टेम्परेचर से या तापमान से ना क्या समझते हो। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद द तापमान और टेम्परेचर से हम क्या समझते हैं। हाँ, सिंपल टर्म्स में अगर आपसे पूछूं व्हाट इज टेम्परेचर या व्हाट इज तापमान क्या है, तो आप क्या बोलोगे। हम्म क्या बोलोगे आप टेम्परेचर को अगर मैं एक वर्ड में। हाँ वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड स्वाति। ठीक है। देखो अगर कोई आपसे पूछेगा टेम्परेचर क्या है, नहीं, है ना, बहुत सिंपल टर्म है, ये बहुत सिंपल सा वर्ड है, पर अगर हम टेम्परेचर वर्ड को समझते हैं तो उसका मतलब होता है हम बात कर रहे हैं कि जैसे हीट जो होती है ना, हीट जिसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एक एनर्जी का फॉर्म है ना, एक एनर्जी का प्रकार, एक ऊर्जा का प्रकार है, ठीक है। वाइल टेम्परेचर अगर हम बोलते हैं, तापमान अगर हम बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज की या किसी भी सब्सटेंस में, है ना, किस इंटेंसिटी के साथ में हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कितनी तीव्रता से वो गर्म है और कितनी तीव्रता से वो ठंडा है, उस स्टेट को हम बेसिकली टेम्परेचर बोलते हैं। एंड आप बोलते हो ना आज बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है, सो दैट इज टेम्परेचर। अब आप बोल रहे हो कि ट्रांजिशन हो रहा है, आप है ना टेम्परेचर बदल रहा है, बहुत नॉर्मली हम बोलते हैं तापमान बदल रहा है। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद द टेम्परेचर, कि वो जो इंटेंसिटी है, वो तीव्रता जो है वो चेंज हो रही है, एंड दैट तीव्रता इज बेसिकली किसकी, ठंडाई की या गर्माई की, है ना। सो दैट इंटेंसिटी दैट बेसिकली रिलेटेड विद द हॉटनेस एंड दैट इज रिलेटेड टू द कोल्डनेस, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। दैट इज द तापमान, उसको हम बोलेंगे ठंडी हो गई या गर्मी होगी, उसकी तीव्रता कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। अब हीट क्या है, हीट बेसिकली रिलेटेड टू, हीट को हम एक तरीके से बोलते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रकार, है ना। दैट इज यू कैन ओनली फील, हीट हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टेम्परेचर हम फील कर सकते हैं, यू कैन नॉट सी दैट, बिकॉज दैट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, है ना। वो एक ऊर्जा है जिसको आप फील करते हो, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको सिर्फ महसूस करते हो। सो दैट इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो धरती में ना टेम्परेचर जो है बेसिकली किस तरीके से आती है, धरती में एटमॉस्फेयर में, क्योंकि हम एक अर्थ की बात करें, अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर है, उसका अपना एक वातावरण होता है जिसकी ठंडाई और गर्माई की हम बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर से प्रेशर आता है, एंड इस प्रेशर से आपकी विंड्स आती हैं, हवाएं आती हैं, तो तीनों टॉपिक्स जो है वो बेसिकली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में क्या हो गया, सिंपल टर्म्स में आपका ये हो गया। तो अगर मैं बोलूं टेम्परेचर जो है बेसिकली क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट, अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज एटमॉस्फेयर में ना हीटिंग और कूलिंग चेंज हो जाती है समय के साथ। और क्या बदल रहा है, अगर सीजन बदला, जैसे आपने बोला गर्मी, तो इसका मतलब भाई क्योंकि हॉटनेस बढ़ गई है ना, गर्मी में गर्माहट ज्यादा आ रही है, सर्दी इसका मतलब कूलिंग बढ़ गई है, ठंडी बढ़ गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन चीजों में वेरिएशन आ रहा है एटमॉस्फेयर के, जिसकी वजह से हम बोलेंगे टेम्परेचर इज चेंजिंग, ठीक है। अब अर्थ पे अगर मैं बोलूं, एटमॉस्फेयर पे जो आपके हॉटनेस और कूलनेस की हम बात करते हैं या गर्माई और ठंडाई की बात करते हैं, तो बेसिकली वो आती कैसे, है ना। अगर आप सिंपल से, अगर मैं आपकी अर्थ की बात करूं, आप अपनी अर्थ को देखते हैं, आपने हमने लेयर्स पढ़ी हैं अर्थ की, अर्थ पे बेसिकली आती कैसे है ना। अगर मैं बोलूं आपकी अर्थ जो है ना, एक धरती है, अब धरती में एक एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत सारी लेयर्स है, एंड द सोल जो आपको बोलूंगी, जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट जो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे यहाँ, वो कौन है, दैट इज सन, है ना। सन सोल एनर्जी है जिससे आपको मिलती है सारी चीजें, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे पहला पहला जिसे हमको हीटिंग मिलती है सन की, है ना। अब देखो हीट हम रिसीव करते हैं, ठीक है, कि हम शॉर्ट वेव्स को रिसीव करते हैं और धरती अपनी ऊर्जा को वापस भेज देती है, जिससे ठंडी हो जाती है, दिन में वो गर्मी हो जाती है, जिसको आप बोलते हैं टेम्परेचर आर, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर आपका आ रहा है जा रहा है। ओके, तो जो पहला पहला तरीका है जिससे आपकी धरती, आपका एटमॉस्फेयर रिसीव करता है हीट को, रिसीव करता है आपकी ऊर्जा को, वो होता है सबसे पहले रेडिएशन, है ना, विकिरण जिसको हम बोलते हैं सिंपल टर्म्स में। रेडिएशन वो पहला प्रोसेस होता है जिससे कि आप सूरज की रोशनी को आप लेते हो, ठीक है ना, एंड उससे हमारी धरती क्या होती है, गर्म होती है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट, सन पे आपकी धरती पे रोशनी पड़ती है, ठीक है, फिर वो लेयर्स टू लेयर्स, जैसे हमने पढ़ा एग्जॉस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है, मेसोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, ऐसे छनती हुई आपकी धरती तक आती है, ठीक है ना। और बीच बीच में आपको लेयर्स मिलेंगी जो उसको अब्सॉर्ब करती है। तो पहले जो हम पहले तरीके से जो है ना ऊर्जा को हम महसूस करते हैं, या धरती पे जो ऊर्जा आती है, जो हीट आती है, दैट इज ड्यू टू, सिंपल टर्म्स में वो आपका रेडिएशन या विकिरण जिसको बोलते हैं, सूरज की रोशनी, है ना, जो छनती हुई आपके आती है, ठीक है ना। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 7% तक, है ना, 7% तक जो एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी वो आपको 2 किलोमीटर की हाइट तक देखने को मिलेगी। 7% तक जो एनर्जी जो फैली हुई है, हीट जो है वो फैली जो है, वो आपको धरातल से, धरती से सिर्फ 2 किलोमीटर तक में ही 7% देखने को मिल जाएगी। ओके, सो दैट इज व्हाट अ फर्स्ट तरीका जिससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, ठीक है। दूसरा होता है कंडक्शन, ठीक है, दूसरा क्या होता है, कंडक्शन। रेडिएशन आप लोगों को समझ में आया, रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन सबको क्लियर हो गया ना।
7 7 7 7 7 ठीक है। अब देखो कंडक्शन या जिसको बोलते हैं हम संवहन, है ना? अब बहुत ईज़ी तरीका होता है। देखो कंडक्शन क्या होता है? हवा ए धरातल पे कंडक्शन कैसे काम करता है? देखो, आपको पता है कि एक एक पूरी बॉडी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बॉडी हूँ, मेरे में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाएँगे ना, बहुत सारे जो कण होते हैं वो पाए जाएँगे, ठीक है ना? तो एक बॉडी से मतलब मेरे से हीट जब किसी और में चली जाए, है ना? मेरे से बॉडी जब एक और बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी, उसको हम कंडक्शन या संवहन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करके देखिए, धरातल है आपका, है ना? आपका धरातल है, आपने देखा दिस इज़ बेसिकली आप मैंने बोला कि धरती है ना? धरती के ऊपर धरती के ऊपर क्या हो गया? धरती जो है नीचे से फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि गर्म है ना? अब उसके ऊपर एक ठंडी परत की लेयर है ना? ठंडी हवा की लेयर है। तो जो गर्माश है ना धरती की धीरे-धीरे उस ठंडी हवा में चढ़ती चली जाएगी और वो ठंडी हवा भी धीरे-धीरे गर्म होती जाएगी, ठीक है? फिर वो जो ऊपर वाली लेयर जो कभी ठंडी हुआ करती थी, नीचे से क्योंकि उसमें से हीट निकली है, उसमें से ऊर्जा निकली है, उसने ऊपर वाली लेयर को भी ठंडा कर गर्म कर दिया। अब ये जो गर्माश है उससे ऊपर वाली में ट्रांसफर होगी, फिर उससे ऊपर वाली में ट्रांसफर होगी। तो एक मॉलिक्यूल है ना मतलब एक बॉडी में से उसके मॉलिक्यूल्स में से जब हीट ट्रांसफर हो जाती है दूसरी बॉडी में, उसको हम कंडक्शन या संवहन बोलते हैं, ठीक है? कंडक्शन या संवहन बोलते हैं, ओके? जैसे ये बोला मैंने आपका धरातल है ना, यहाँ से ऊर्जा आपकी निकल रही है, ठीक है? और ये एक एयर का पार्सल है जो कि कैसा है? कोल्ड है, ठीक है? तो ये गर्माश है ना इधर ट्रांसफर होगी, तो ये भी अब वार्म हो गई और ये भी अब वार्म हो गई। अब ऊपर वाले में ट्रांसफर होगी, ठीक है? अपने करंट्स होते हैं ना ऐसे कंडक्शन से धीरे धीरे धीरे, तो ऊपर वाली भी गर्म होगी, फिर ऊपर वाली भी गर्म होगी। तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन का यस यामिनी, इट इज अ क्लाइमेटोलॉजी, ओके? सो कंडक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक बॉडी का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी गर्माश ऊपर वाले को या किसी और बॉडी को ट्रांसफर करता चला जाता है, ठीक है ना? ट्रांसफर करता चला जाता है। तो धरती अगर ठंडी है नीचे से, है ना? तो अगर धरती अगर ठंडी है तो ऊपर वाले में अपनी ठंडाई ट्रांसफर करेगी, फिर ऊपर वाले में, फिर ऊपर वाले में, फिर ऊपर वाले में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं, ओके? फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी, ओके? और द सेम बॉडी, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। तो हमारी धरती ऐसे भी गर्म और ठंडी होती है, ओके? अब टेम्परेचर में डिफरेंसेस होगा, दैट डिपेंड्स ऑन, है ना? फिर और सारे फैक्टर्स भी होते हैं, वो भी काम करता है, बट हाँ ये बहुत सिंपल तरीका सा है हीट को ट्रांसफर करने का, या जिसको बोलेंगे गर्म को ट्रांसफर या ठंडाई को ट्रांसफर करने का एक और प्रोसेस होता है। जैसे रेडिएशन हुआ, सूरज की रोशनी आपने अब्सॉर्ब करी, आप गर्म हो गए, ठीक है? विकिरण। ऐसे कंडक्शन या संवहन क्या हुआ कि एक नीचे वाला हिस्सा, एक बॉडी गर्म थी उसने वो हीट ऊपर ट्रांसफर कर दी, या एक बॉडी ठंडी थी उसने वो बॉडी क्या कर दी, वो ठंडाई ऊपर वाले को ट्रांसफर कर दी। एंड दैट सिंपल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? दिस सिंपल प्रोसेस इज नोन एज योर कंडक्शन, ओके? ये दूसरा प्रोसेस हुआ, कंडक्शन, रेडिएशन, एंड द अदर वन इज कन्वेक्शन, है ना? कन्वेक्शन। आपने धरती में मेंटल में सुना है ना? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाँ सही लिखा है रज्जो तुमने, है ना? सही लिखा है, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है? ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है? आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम सुना है ना? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मेंटल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो टूटते हैं, है ना? टूटने से उनमें से हीट निकलती है और वो हीट एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स, है ना? कन्वेक्शन करंट्स। अब देखो जैसे मैंने क्या बोला था कि कंडक्शन में क्या होता है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चीजें ट्रांसफर हो रही है ना? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चीजें ट्रांसफर हो रही है। कन्वेक्शन में क्या होता है? सपोज करो ऐसे मान के चलो कि एक पूरी हवा है ना? एक पूरी हवा है। अब वो हवा जो है सपोज करो वो आई, जैसे सपोज करो ये आपका धरातल है, एक कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एंड दिस इज योर वाटर, है ना? ये वाटर है, एक पूरा पार्सल ऑफ एयर है ना? एयर पूरी हवा है। उसने क्या करा, इस पानी से उठाकर क्या ले ली? ठंडाई ले ली ना। फॉर एग्जाम्पल उसने इस पानी से, क्योंकि वो पानी के ऊपर बह रही थी, उस पानी से के ऊपर बहते वक्त उसने क्या करा, वो नीचे से पूरी की पूरी उसने क्या अब्सॉर्ब कर ली? उसकी ठंडाई अब्सॉर्ब कर ली, ओके? अब क्या होगा, वो इस पानी से ठंडी होकर निकली, या उसने ऐसे समझ कर लो आर्द्रता उठा ली, है ना? उठाने के बाद वो मूव करेगी, मूव करने के बाद वो आगे आपकी किस पे? कॉन्टिनेंट पे। किसके आगे? आपके महाद्वीप पे, धरातल पे। तो क्या हो गया, एक ऐसी हवा थी जो एक जगह से दूसरी जगह पर चीजें ट्रांसफर कर रही है। इसका मतलब उसने ठंडाई या गर्माई पानी से उठाई, ठीक है? और वो ठंडाई या गर्माई उसने ट्रांसफर कर दी आपके धरातल पे, उसने ट्रांसफर कर दी आपकी सरफेस पे, ओके? या वो सरफेस पे थी, सरफेस पे वो गर्म हो गई, ठीक है? नीचे से उसने गर्माश ली और फिर वो मूव कर गई और मूव करके वो पानी पे चली गई। तो जब आपको मैं ऐसे बोलूं कि ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी या जो आपकी ऊर्जा है उसका स्थानांतरण हो एक बहते हुए मास सब्सटेंस से, है ना? बहता हुआ मतलब जो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह पर, उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि कंडक्शन में मूवमेंट नहीं बताया है, इसका मतलब क्या है? दे आर देयर, बस हम लेयर टू लेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है? पर कन्वेक्शन में पूरा का पूरा एक पार्सल, पूरी की पूरी बहती हवा मूव करेगी। अब वो कहीं से भी कहीं मूव कर सकती है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि पानी से धरातल ही आएगी, धरातल से पानी भी जा सकती है, एंड फॉर दैट मैटर्स इंडिया से उठकर कहीं और भी जा सकती है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट पे ट्रांसफर हो सकता है, वाटर टू वाटर भी ट्रांसफर हो सकता है। कैच इज दैट कि आपको ये समझना है कि यहाँ मूवमेंट की बात की गई, पार्सल ऑफ एयर है ना जो मूव कर रही है, एक पूरा एयर का मूवमेंट बताया गया है जो कंडक्शन में नहीं बोला गया है।
ठीक है। तो कंडक्शन का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई खड़ा है, मैंने उसको अपनी गरमास दे दी, ठीक है, मैंने उसको अपनी गरमास दे दी, ऐसे हाथ करते तो मैंने उसका हाथ घिसा और मेरी गरमास उसमें चली गई, ओके। और अगर मैं बोलूं कन्वेक्शन, सपोज करो मैंने यहाँ से मूव करा, यहाँ से मूव करके मैं किसी और के घर चली गई और फिर मैंने अपनी गरमास दे दी, सो दैट इज द कन्वेक्शन। सो देयर इज अ डिफरेंस। देखो ट्रांसफर की ही बात कर रहे हैं हम कि किस तरीके से हीट बेसिकली एटमॉस्फेयर में आती है, ओके, बट प्रोसेसेस बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो गए, ठीक है। एक प्रोसेस सिंपल था जिसमें हमने विकिरण बोला, जो सूरज की रोशनी आपके आ रही है, जैसे है ना, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर को कैसे गर्म करते हैं रुचिका, है ना, ये इसका पार्ट है, ठीक है, ये इसका पार्ट है, ठीक है ना, ये उसका पार्ट है। क्योंकि टेम्परेचर मैंने क्या बोला, टेम्परेचर इज इंटेंसिटी ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस, तो वो कोल्डनेस और हॉटनेस कैसे आएगी बेटा, है ना, तो वो है। तो ये तीन तरीके से हम इसको देखते हैं, ओके, तीन तरीके से बेसिकली हम इसको देखते हैं। ये तीन प्रोसेसेस हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन, ओके, ये हमें बेसिकली पता होने चाहिए, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। अब नाउ इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आया ये, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी सिंपल थिंग, ओके। हाँ, अब देखो जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, वितरण की बात करते हैं या उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं। नो, नो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन हीट। समझ रही हो रुचिका? रुचिका, टेम्परेचर का देखो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, उस हीटनेस को फील आपको टेम्परेचर देगा, है ना, उस टेम्परेचर जो है वो आपको बताएगा कि गर्म है या ठंडा है। सो दिस इज डिफरेंस, दिस इज डिफरेंट, ठीक है ना। अनुष्का एक जैसा नहीं लगेगा। देखो सिंपल, एक बहुत सिंपल सी बाउंड्री है कंडक्शन और कन्वेक्शन में। देखो कंडक्शन में क्या है, लेयर टू लेयर, लेयर होती है ना, हवा होती है। देखो सिंपल टर्म्स में मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, है ना। देखो आप सपोज करिए दीज आर योर लेयर्स, है ना, दीज आर योर लेयर्स। फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रोपोस्फेयर, दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, दिस इज मेसोस्फेयर, है ना। तो ये देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हवा थी, यहाँ एक हवा चल रही है, ठीक है। अब वो हवा जो है सपोज करके देखिए इट्स अ कोल्ड एयर, ठीक है। अब वो धरातल कोल्ड है, अब धीरे धीरे ना वो कोल्ड जो है वो ऊपर ट्रांसफर होती चली जाएगी, बिकॉज देयर आर सम मॉलिक्यूल्स, है ना, जिनमें से क्या हो रही है, जिनमें से ऊर्जा निकलेगी और वो अपने ऊपर वाली लेयर को भी क्या कर देगी, ठंडा कर देगी, ठीक है। फिर ये लेयर भी ठंडी हो गई, फिर ये इसको भी ठंडा कर देगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। दिस इज कंडक्शन। एंड कन्वेक्शन में सपोज दिस इज अ पार्सल ऑफ एयर, एक मूव करती हुई हवा है ना, मूव करती हुई हवा है ना। एयर मासेस पढ़े हैं ना हमने, एयर मासेस क्या होते हैं, क्या होते हैं एयर मासेस? एयर मासेस बेसिकली क्या होते हैं, जिस भी जगह से चलते हैं उस जगह की कैरेक्टरिस्टिक्स या उस जगह की विशेषता उठाकर चलते हैं। वो ठंडे हैं या गर्म है, डिपेंड किस पे करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस जगह से उनका उद्भव हुआ है, किस जगह से उनका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। सपोज करो दिस इज अ पार्सल ऑफ एयर, एक हवा है, ठीक है, वो मूव करती हुई आ रही है कहीं से एंड वो रुकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी पे आके रुकी, है ना, तो वो क्या हुआ, पानी पर आके रुकी और उसकी वजह सपोज करो ये वार्म हो गई, है ना, इट वाज कोल्ड, पर जैसे वो पानी के ऊपर आई वो गर्म हो गई। अब वो गर्म कैरेक्टरिस्टिक, वो गर्म विशेषता उठाकर वो कहां जाई, बहती हुई फॉर एग्जाम्पल धरातल पर आ गई, ठीक है। तो उसकी जो गर्मास है वो नीचे ट्रांसफर हो गई, ठीक है, क्या हो गई, नीचे ट्रांसफर हो गई। तो ट्रांसफर हम हीट को कर रहे हैं, पर कैसे, हवा के मूवमेंट के साथ में, कि हवा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है और हीट को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर रही है। सो देयर इज अ डिफरेंस, एक आपकी लेयर टू लेयर ट्रांसफरेशन हो रहा है, एक आपका मूवमेंट के साथ ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, है ना। हम बात हीट ट्रांसफर की ही कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं एटमॉस्फेयर गर्म कैसे होता है। हमारा एटमॉस्फेयर बेसिकली गर्म इन तीन तरीके से हो रहा है, ठीक है। रेडिएशन हो गया, बहुत सिंपल हो गया, धरातल पे जो बेसिकली इंसोलेशन पड़ता है सूरज का, उससे हमने बोला। पर कंडक्शन और कन्वेक्शन इज रिलेटेड टू जो हीट है या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी विशेषता की वजह से होता है। सो दैट इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। सो आई होप अब तुमको डिफरेंस समझ में आ गया। एंड यस, गुड इवनिंग पल्लवी, गुड इवनिंग, ओके। सो आई होप दिस इज, हाँ, मॉलिक्यूल्स के द्वारा, जो मॉलिक्यूल्स के द्वारा, यू आर गेटिंग इट वेरी करेक्टली, ओके। मॉलिक्यूल्स है, उसमें ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, और वहां पे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ा हुआ है, कहां से हवा गुजरी है ना, कन्वेक्शन में हवा कहां से गुजरी है, सो दैट इज यस, है ना, कहां से हवा गुजरी है, उस मूवमेंट को इतना सा याद कर लो, लेयर टू लेयर ट्रांसफर इज कंडक्शन, मूवमेंट ट्रांसफरेशन इज कन्वेक्शन। अगर आपकी गति के साथ स्थानांतरण हो रहा है उसको कन्वेक्शन बोला है, और मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स, लेयर टू लेयर ट्रांसफर है, उसको हमने कंडक्शन बोला है। नाउ इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हो गया, है ना। आई होप अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, हाँ, गुड इवनिंग शिल्पी, गुड इवनिंग, हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड। देखो अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, है ना। अब देखो टेम्परेचर जो है बहुत सारे फैक्टर्स से प्रभावित हो रहा है। मैं वो फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, यू जस्ट लिसन देम। आपको पता है वो फैक्टर्स कौन से होते हैं जिनसे, कंट्रोलिंग फैक्टर्स का मतलब जो आपके तापमान के वितरण को रोकने का काम करते हैं, है ना। तो उसमें सबसे पहले आते हैं आपके अक्षांश, है ना, लैटिट्यूड्स आते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स में आपको पता है इक्वेटर है, फिर आपका बीच वाला जो पोल्स है, सॉरी आपका जो ट्रॉपिकल रीजन है, फिर मिड लैटिट्यूड है, फिर पोल्स है ना। उस हिसाब से मैं बोलूँ लैटिट्यूड के हिसाब से आपको क्या देखने को मिलता है, yes till they are enjoying, हाँ, so that is basically important। अच्छा, let me ask you the one question, बहुत सिंपल सा, लैटिट्यूडनल वाइज हमको समझ में आता है ना। देखो आया हुआ सिंपल सा डायग्राम, तो आप अगर इसको समझ पाएंगे तो। अब देखो ये लैटिट्यूडनल वाइज की मैं बात कर रही हूँ, तो दिस इज इक्वेटर, ठीक है, ये आपका ट्रॉपिक है, तो आपका जो कर्क और मकर रेखा है उसकी बात हो गई, एंड दिस इज बेसिकली योर पोल्स, है ना। ये लैटिट्यूड जो होता है सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है, ओके। सो दिस इज वन क्वेश्चन इन माय माइंड कि सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा आपको हीट या गर्मी कहाँ देखने मिलेगी, बताइए, सबसे ज्यादा हीट और गर्मी कहाँ देखने मिलती है?
इक्वेटर पे ना, आई एम आस्किंग अबाउट लैटिट्यूडनल वाइज ना, लैटिट्यूडनल वाइज मैं पूछ रही हूँ आपसे, है ना। सो दैट इज अ क्वेश्चन जो बहुत बार आता है, भूमध्य रेखा पर। ओके ओके, पोल इज अनुष्का, पोल्स तो कैसे होंगे ना बेटा। ओके देखो, नो डाउट कि इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर जो है ना, बहुत ध्यान से सुनना, इक्वेटर रिसीविंग मैक्सिमम इंसुलेशन, है ना, मैक्सिमम इंसुलेशन, सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी इक्वेटर पे पड़ती है। पर इक्वेटर जो है बेसिकली वहां हवाएं गर्म होती हैं, है ना, हवाएं कैसी होती है, गर्म, वहां से उठ जाती हैं हवाएं, है ना, तो वहां पे गर्मी देखने को नहीं मिलती है। ओके, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कभी भी इक्वेटर पे नहीं होता। इक्वेटर को हम क्या बोलते हैं, काम जोन, जहां पे बहुत शांति है ना। क्यों है, क्योंकि वहां से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और जो आपका ट्रॉपिकल एरिया है, जो उष्णकटिबंधीय आपके, या मैं बोलूं कैंसर और केप्रिकॉर्न, मकर पे और उस पे, वो आपको ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलेगा। किस पे, मकर पे और आपके जो कर्क है उस पे। अब उस पे क्यों मिलता है, देखो मकर और कैंसर पे जो मैं बात बोल रही हूँ कि इक्वेटर पे हवाएं गर्म होती हैं, गर्म होकर ऊपर उठती हैं, है ना, तो ये आपका इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, जिसको हम लो प्रेशर एरिया बोलते हैं। यहाँ से हवाएं उठती हैं और यहाँ आकर, है ना, जो आपका, जिसको आप बोलते हैं ना सब ट्रॉपिकल हाई, मैं बस बड़ा बड़ा सा आपको बता रही हूँ, सब ट्रॉपिकल हाई जिसको आप बोलते हैं, जहाँ हाई प्रेशर, वहाँ हाई प्रेशर है क्यों, क्योंकि हवाएं यहाँ आकर बैठ जाती है, एक सिचुएशन तक ऊपर जाती है हवा, है ना, नीचे आकर क्या होती है, नीचे आकर ठंडी होना स्टार्ट होगी, ठंडी हवाएं आपको ट्रॉपिकल एयर पे देखने को मिलेगी, है ना, बैठती हैं, बैठने से क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली स्टेबल टेम्परेचर क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। एंड ट्रॉपिक्स पे ना कोई बादल वादल भी नहीं होते, तो जो पूरा का पूरा विकिरण होता है या पूरा का पूरा इंसुलेशन जो होता है वो डायरेक्ट आता है, जिसकी वजह से वहां पे गर्मी ज्यादा पाई जाती है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर एट ट्रॉपिक्स, नॉट एट इक्वेटर, ठीक है, याद रखना। इंसुलेशन रिसीव जरूर करता है इक्वेटर पर, सारा उड़ जाता है और जाकर कहां बैठ जाता है, कैंसर पे या केप्रिकॉर्न पे। कैंसर और केप्रिकॉर्न मतलब ट्रॉपिकल एरिया जो है आपका, हाई प्रेशर एरिया है, हवाएं बैठ जाती हैं, स्टेबल कंडीशंस आ जाती हैं, है ना, तभी यहाँ बारिश भी नहीं होती, यहाँ पे आपको कुछ हवाएं ववाएं भी नहीं, बादल बादल भी नहीं मिलेंगे। सो दैट इज बेसिकली, तो क्या है, सीधे के सीधे हवा आकर बैठ गई, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा जो जिसको बोलते हैं इंसुलेशन, पूरा का पूरा हीट अब्सॉर्ब होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी ज्यादा है। सो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑलवेज बी एट ट्रॉपिक्स, इधर इट्स कैंसर और केप्रिकॉर्न, नॉट एट इक्वेटर। इक्वेटर इज अ लो प्रेशर एरिया, जहां से हवाएं उठ जाती हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ उठ जाती है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस, है ना, ये आपको याद रखना है। तो डोंट रिमेंबर इट एज की इक्वेटर, इट इज ऑलवेज बी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो लैटिट्यूड प्रभावित करते हैं ना। हाँ, पल्लवी, प्रेसिपिटेशन इसलिए हाई है क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर दोनों हाई है। ओके, तो 2 बजे बाद वहां हमेशा बारिश मिलेगी आपको, है ना। तो जितने भी आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं जहां पूरे साल बारिश होती है, वो इक्वेटर के आसपास क्यों है, क्योंकि पूरे साल बारिश होती है, क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा है ना, इवेपोरेशन क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, बट क्योंकि वहां पर हवाएं जो है गर्म है और वो उठती हैं, जिसकी वजह से आपको वो ह्यूमिडिटी पाई जाती है। एंड आफ्टर 2 PM मोस्ट प्रोबेबली इक्वेटर रीजन में 4 बजे बहुत बारिश होती है, ठीक है, 4 बजे आपको बहुत बारिश, उसको 4 o'clock रेन भी बोला जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। बट इवेपोरेशन इज बेसिकली यू कैन से डिवाइडेड बाय दैट आपकी ह्यूमिडिटी और आर्द्रता, इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन है वहां पे, बिकॉज हवाएं उठ रही है ना, असेंडिंग एज है। बैठने वाली हवाएं हमेशा ड्राइनेस और शुष्कता देकर जाती हैं, कभी भी आपको बारिश नहीं मिलेगी, इसलिए ट्रॉपिकल एरियाज में आपको ज्यादा वो मिलते हैं, डेजर्ट। इक्वेटर पे कोई डेजर्ट नहीं है, आपको ट्रॉपिकल एरिया में डेजर्ट मिलेगा, है ना। ट्रॉपिकल एरिया में क्यों है, हवाएं बैठती हैं, भारी हो जाती है, प्रेशर हाई है, बैठने वाली हवाएं कभी भी बारिश नहीं देती हैं, कभी भी नहीं देंगी। तो बैठकर भारी हो गई, वहां आपको जो कंडीशन है वो स्टेबल देखने को मिलेगी। स्थिर कंडीशन अगर हो गई है तो वो कभी बारिश नहीं देंगे, है ना, ठीक है ना। सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप दिस वुड बी क्लियर, है ना, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो देखो, एक तो आपका इंपॉर्टेंटली लैटिट्यूड हो गया, देन यू हैव एन ऑल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड की वजह से भी टेम्परेचर अफेक्ट होता है ना, वी ऑल नो दैट, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हो, आपका क्या हो जाता है, आपको बेसिकली देखने को क्या मिलेगा कि जैसे मैंने बोला ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, इनमें आपको टेम्परेचर चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, मतलब हाइट के साथ में टेम्परेचर जो है वो कम होते चले जाता है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली हम इसको नॉर्मल एब्सोल्यूट जिसको हम बोलते हैं। अब इसमें एक कंडीशन ऐसी आती थी, सिंपल टर्म्स में आप क्या बोलते हो, ऑल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई के साथ में टेम्परेचर कम होते चले जाते हैं, ठीक है, ऊंचाई के साथ में टेम्परेचर कम होते चले जाता है, पर बीच बीच में आपको तापमान व्युत्करण या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ये सब जानते हो, तापमान व्युत्करण या टेम्परेचर इन्वर्जन, वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, पर ये आपको पता है। नॉर्मल हम क्या बोलते हैं कि आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, पर किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता चला जाता है, ठीक है, ये हमें सिंपल टर्म्स में पता है। पर कभी कभी आपको टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान व्युत्करण मिलता है, इसका मतलब हाइट के साथ टेम्परेचर का बढ़ना, वो कंडीशंस भी आपको टेम्परेचर में देखने को मिलती है। ओके, एंड वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको फैक्टर्स बता रही हूँ। तो एक हो गया आपका लैटिट्यूड्स जो हमने भी देखे, एक हो गया आपका एल्टीट्यूड, ठीक है। इसके बाद आ गया डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, है ना, सी से, तट से जैसे जैसे दूर चले जाओगे वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा, ज्यादा भयानक कंडीशन या एक्सट्रीम कंडीशन जिसको हम बोलते हैं। कोस्ट के पास में मॉडरेट होता है टेम्परेचर, मतलब हमेशा ना बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो दैट इज नियर द कोस्टल एनवायरमेंट, तटीय पर्यावरण में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एंड एज एन व्हेन यू मूव, ज्यादा ज्यादा दूर जाते जाओगे पानी से, आपको बहुत, क्योंकि शुष्कता कम होती चली जाती है,
सॉरी आपकी ह्यूमिडिटी कम होती जाती है, यस ना, नॉट दिल्ली हर्षित, दिल्ली इज अ कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, मुंबई इज अगेन यस क्लाइमेट वहां कोस्टल वाला है क्योंकि वाटर वेपर्स होते हैं ना, वाटर वेपर्स की वजह से यू गॉट अ मॉडरेट सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर, पर जैसे जैसे आप दूर जाओगे ना आपको कॉन्टिनेंटल इफेक्ट महाद्वीप पे प्रभाव मिलेगा, बहुत सड़ी गर्मी बहुत सड़ी ठंड है ना, एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं वो देखने को मिलेगा, ठीक है। देन डिपेंड ऑन फिर आपका कि लैंड और पानी है ना, लैंड और पानी, लैंड और अगर मैं वाटर और एयर की वाटर और लैंड की बात करूं तो उसकी लैंड क्या होती है, लैंड इज बेसिकली ओपेक, इसका मतलब जो सूरज की किरणें जो पड़ती हैं वो अंदर चीर कर धरती में नहीं जाती है ना, चीर कर धरती में नहीं जाती है ना, ठोस होती है धरती तो चीर कर नहीं जाती, तो जैसे सूरज पड़ेगा वो पूरे एरिया को जल्दी गर्म कर देता है क्योंकि छन कर नहीं जाती है। हाइट के साथ कैसे, क्योंकि अनुष्का हाइट में हमारी लेयर्स पाई जाती हैं है ना, हमारे पास में लेयर्स पाई जाती हैं, एंड जैसे जैसे वाटर वेपर्स डस्ट पार्टिकल्स और ये सब कम होते चले जाते हैं है ना, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर कम होते चले जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्लास नंबर 1 देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, उसमें हमने लेयर्स डिस्कस की है, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो वैसे वैसे आप क्या होते जाएंगे, आपका टेम्परेचर कम होते जाएगा, इसलिए पर इसका इन्वर्जन भी होता है, जैसे मैंने बोला टेम्परेचर इन्वर्जन, क्योंकि बीच में ओजोन लेयर आ जाती है तो ना ऐसी 2-3 लेयर्स हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज अप होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सट्रीम वेदर कहाँ है साउथ में, साउथ में तो मॉडरेट है बेटा, चिपचिप आपको ज्यादा मिलेगी, एक्सट्रीम वेदर होता है जिसको बहुत गर्मी और बहुत ठंड, गर्मी तुम्हें फील होती है क्योंकि 38 डिग्री टेम्परेचर है अनन्या, पर सर्दियों में भी इतना ही टेम्परेचर है, तो हाउ हाउ कम इट इज एन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम जब होता है जब बोलती गर्मियों में अगर 38 है तो सर्दियों में 2-3-4 डिग्री, मॉडरेट का मतलब होता है दोनों ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि वहां पे आर्द्रता ह्यूमिडिटी ज्यादा पाई जाती है, कोस्ट के पास में चिपचिप होती है, कोस्ट के पास क्या मिलती है, चिपचिपी गर्मी है ना, क्योंकि आर्द्रता ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा पाई जाती है कोस्ट के पास में, ओके इसको मॉडरेट क्लाइमेट बोलते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है अनन्या दैट यू हैव अ स्क्रॉचिंग हीट एंड चिलिंग विंटर्स, कभी भी साउथ में ठंड नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ती है, आप मुंबई चले जाओ आपको सेम टेम्परेचर मिलेगा 25 डिग्री 26 डिग्री 27 डिग्री सर्दी या गर्मी, वहां स्वेटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है, दिस इज मॉडरेट, दिस इज नॉट एक्सट्रीम, तो सेम विद द साउथ एज वेल है ना, साउथ में भी वो एक्सट्रीम नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ गर्मी बोल रहे हो, आप सर्दी देखो, सर्दी आपने देखी है वहां पे, सर्दी होती नहीं है वहां पे, जैसे अभी आपको फील हो रहा है ना आपके यहाँ कितना हल्का ठंड होता है, रात में तो मिलेगा क्योंकि सी ब्रीजेस और लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट चलता है ना, रात में आपको हल्की ठंडक मिलेगी क्योंकि हवाएं चल रही हैं उल्टी, पर वैसे दिन में आपको कोई आपको बहुत ठंड नहीं लगेगी अगर आप तमिलनाडु केरला साइड चले जाओ, सो दैट इज व्हाट इट इज अ कोस्टल इफेक्ट, वो पानी का प्रभाव होता है, ठीक है, वो पानी का प्रभाव होता है, ठीक है अनन्या। सो बेसिकली मैं बोल रही हूँ नेचर ऑफ अ लैंड, तो लैंड कैसी मैंने बताया ओपेक होती है, ओपेक का मतलब क्या होता है, जिसमें से चीजें आर पार नहीं होती हैं, तो वो हीट पड़ती है वो गर्म हो जाती है ना, और रात में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, मतलब धरती में से ऊष्मा वापस बाहर निकलती है तो फटाफट बाहर निकल जाती है, क्योंकि अंदर तक तो गई नहीं, एक ही परत गर्म हुई है तो फटाफट हो गई, ठीक है। इसका उल्टा पानी ट्रांसलूसेंट होता है, इसका मतलब कुछ हद तक है ना, शायद 200 फैदम तक आपकी लाइट जाती है, सूरज की जो रोशनी है वो 200 फैदम तक जाती है, ठीक है ना, तो वहां तक पानी गर्म होता है, इसलिए वो धीरे धीरे गर्म होता है, क्योंकि लेयर टू लेयर पानी अंदर नीचे तक पानी जा रहा है ना, पानी गर्म हो रहा है सूरज की रोशनी से, तो अगर यहाँ तक गर्म हुआ है तो उसको गर्म होने में भी टाइम लगेगा, प्लस जब ये इसको रिलीज करेगा उसको मतलब उस रोशनी को, उस विकिरण को, उस इंसुलेशन को जब वो वापस भेजेगा तो वो लेयर टू लेयर वापस जाएगा, ऐसे थोड़ी इस लेयर में से पहले चला गया नीचे से नहीं जाएगा, नीचे 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 फिर यहाँ तक आएगा, इसीलिए पानी को ना बेसिकली क्या होता है, पानी को यस यस वेरी गुड यस, इसीलिए क्या है, इसीलिए पानी को गर्म होने में और ठंडा होने में टाइम लगता है, एंड वेरी गुड सूर्या, तो यही रीजन है कि आपको जो कोरल होते हैं वो यहीं तक पाए जाते हैं, उसके नीचे नहीं पाया, डार्क जोन स्टार्ट हो जाता है, वहां तक सूरज की रोशनी नहीं पाई जाती, सो दैट इज बेसिकली अ नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, इट डिपेंड्स ऑन दैट, ओके ये भी इंपॉर्टेंट रीजन है, ओके। देन आपका ग्राउंड सरफेस कैसा है ना, ग्राउंड सरफेस कैसा है का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बात कर रही हूँ कि आपका जो सरफेस है वो वेजिटेशन वनस्पति वाला है या आपका दूसरा आपने बिल्डिंग्स या कंक्रीट या डार्क कलर का है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एल्बिडो है ना, एल्बिडो जानते हो ना क्या होता है, एल्बिडो का मतलब होता है कि जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो सन से उसकी कितनी परसेंट आप वापस भेज देते हो, दैट इज एल्बिडो है ना, दैट इज एल्बिडो। तो यहाँ अगर मैं बोल रही हूँ कि आपका जो धरातल है उसका उसकी प्रकृति कैसी है, उसका सरफेस कैसा है, सो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद एल्बिडो, ओके। तो जो लाइटर कलर होता है जैसे स्नो होती है उसका एल्बिडो ज्यादा होता है, इसका मतलब अगर मैंने बोला ज्यादा है इसका मतलब जितनी भी रोशनी उसकी पड़ती है उसकी 80 से 90% वो वापस भेज देगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ एल्बिडो कम है इसका मतलब डार्क कलर का है ना, काला कलर जो होता है, डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं घने जंगल, उनका एल्बिडो आपको क्या मिलेगा, उनका एल्बिडो आपको कम मिलेगा, इसका मतलब विकिरण अपने पास में ज्यादा रख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा रख लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ एल्बिडो, तो किस कलर का आपका सरफेस है, यस है ना, सो दैट इज अगर डार्क कलर है, डार्क कलर क्या करता है, रिसीव ज्यादा करता है, ज्यादा सोख लेता है भेजता कम है, लाइट कलर सोखता है और भेजता भी ज्यादा है ना, सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट, तो इसको हमने बोला ये भी आपके टेम्परेचर को प्रभावित करता है ना, ये भी आपके टेम्परेचर या तापमान के वितरण को या मैं बोलूं आपके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है, ओके। उसके बाद ग्राउंड कैसा है, अब ग्राउंड का मतलब कैसा होता है, देखो स्लोप की बात करूं मैं ढाल की, एक ऐसा है प्लेन, एक ऐसा है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कौन से स्लोप में एनर्जी मतलब सोलर इंसुलेशन ज्यादा आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा, बताइए इसमें आएगा या इसमें आएगा, बताइए। अगर मैं बोलूं आपको कि नेचर ऑफ ग्राउंड कौन सा है, स्ट्रेट में लो ढाल वाले में,
बताइए किसमें आपको लगता है सूरज की रोशनी ज्यादा आएगी? सब ट्रॉपिकल जोन की बात नहीं कर रही मैं शुमली, मैं बात कर रही हूँ इसकी। एक है प्लेन सरफेस, एक है आपका ये देखो प्लेन सरफेस, दिस इज योर सन, आई कैन मेक अ ब्यूटीफुल सन, दिस इज योर सन। इसमें सूरज की रोशनी एक ही जगह पर ज्यादा पड़ेगी तो ये हीट ज्यादा रिसीव करेगा, और वहीं यहाँ पे क्या होगा, ढाल नहीं तिरछे ढाल पे सूरज की रोशनी फैल जाती है। ठीक है, वापिस से सुनो, है ना, देखो प्लेन एरिया है तो मैंने देखा सूरज की रोशनी तो एक एरिया में ज्यादा हीट दे रही है, एक एरिया में ज्यादा हीट दे रही है, ओके, क्योंकि वो प्लेन है तो एक एरिया पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, है ना। ठीक है, वहीं पर यस, है ना, वहीं पर आप जो देखोगे ये जो ओब्लिक है ना, मतलब जो आपको टेढ़ा नजर आ रहा है उस पर बेसिकली क्या है, उस पर सूरज की रोशनी स्ट्रेट नहीं पड़ के कैसे पड़ती है, ओब्लिक्स पड़ती है, तिरछी पड़ती है। तो जिन पे तिरछी पड़ती है उन पे, इसलिए देखो यहाँ पे तिरछी पड़ रही है, यहाँ पे तिरछी पड़ रही है, तभी तो यहाँ पे ठंडी है ना, यहाँ पे सीधी पड़ रही है, इक्वेटर पे सबसे सीधी पड़ रही है, यहाँ पे सबसे सीधी पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे गर्मी है। इक्वेटर पे क्योंकि हमने और ज्यादा फैक्टर्स अलग हो गए इसलिए यहाँ पे हीट रहती नहीं है, इसलिए वो ट्रॉपिक्स पे ट्रांसफर हो जाती है, पर सीधी पड़ रही है, देखो सूरज की रोशनी यहाँ तिरछी पड़ रही है, तो जहां तिरछी पड़ेगी वहां पे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि फैलती फैलती जाएगी तो हमेशा ही, हाँ इसीलिए। ठीक है, सो दैट इज वाई, तो याद रखिएगा अगर मैं बोलूँ ग्राउंड स्लोप की या ढाल की अगर मैं बात करूँ कि भाई ढाल कैसा है, सो ढाल इज बेसिकली अगर स्ट्रेट होगा तो डायरेक्टली रिसीव करेगा, हाँ, क्योंकि भाई डायरेक्टली हिट कर रहा है ना, इस एरिया को डायरेक्टली हिट कर रहा है, और वही अगर टेढ़ी आएगी तो पहले यहाँ हिट करेगा, फिर यहाँ हिट करेगा, फिर यहाँ हिट करेगा, तो गर्म होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए तो अगर तिरछी रोशनी पड़ रही है, हाँ हाँ, जो लीवर्ड का साइड का मतलब होता है दूसरी तरफ जो सूरज को फेस कर रही है ना, जो वो होता है विंडवर्ड साइड जो फेस करती है, और जो उसको उल्टे साइड होती है, दैट इज ओके, यस ओके, हाँ रेनफॉल और इसमें भी विंडवर्ड और लीवर्ड साइड होती है, तो जो डायरेक्टली रिसीव करती है वो ये है और उसके पीछे वाली लीवर्ड हो जाती है। ठीक है रज्जो, किताब में पढ़ा तुमने ये शब्द जरूर, ठीक है ओके। फिर ग्राउंड स्लोप के अलावा आपका प्रिवेलिंग विंड्स जो हवाएं चल रही हैं, ठीक है, हवाएं हमेशा, हाँ हवाएं हमेशा ही याद रखिएगा, जितना भी तापमान का वितरण होता है, टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलता है, वो हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगी, इसका मतलब हिला देती हैं, जैसे एयर मासेस है ना, एयर मासेस क्या वायु राशियां जब पढ़ोगे तो जहां से आई हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उठाती हैं और फिर पूरे जगह के जहां जहां फ्लो करती है वहां वहां के टेम्परेचर में चेंजेस ला देती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो टेम्परेचर पहले था, जो तापमान पहले था, बेसिकली उसको क्या कर देती हैं, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, उसका वितरण वापस से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो बेसिकली हाई टू लो तो आप देखते हो हवाएं चलती हैं, ठीक है ना, सो दैट इज बेसिकली, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपके प्रिवेलिंग विंड से, ओके। एंड इसमें आपके जो समुद्र की या जो आपके ओशंस के करंट्स होती हैं, जो धाराएं होती हैं, बेसिकली वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ओके, दे आर आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, चलिए, सो फैक्टर्स क्लियर हो गए आपको, फैक्टर सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा, इन केस अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है सो वी कैन ऑप्ट फॉर, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो वो बेसिकली सही रहता है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा तो सही रहता है, ओके। चल अब आगे देखते हैं इसके कि सबसे पहले वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, है ना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, और इसी में हम डिस्कस करेंगे तापमान व्युत्क्रम या टेम्परेचर इन्वर्जन, ओके। अब देखो अगर मैं बोलूं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर हाइट के साथ, है ना, हाइट के साथ में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वो कम हो रहा है, ओके। एंड ऑन एन एवरेज कैसे कम होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। और ये नॉर्मल लैप्स रेट को नेगेटिव कब बोलते हैं हम, जब बढ़ती हुई ना एल्टीट्यूड के साथ में आपका टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाए। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर के साथ, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर जो है वो कम होते चले जाता है, ठीक है। पर जैसे ही आप इसको नेगेटिव कर दोगे, नॉर्मल लैप्स रेट को नेगेटिव में बोल दूं, इसका मतलब क्या हो गया कि जो नॉर्मल कंडीशंस है, सामान्य जो दशाएं हैं, उसका उल्टा होने लग जाता है। इसका मतलब एल्टीट्यूड के साथ में टेम्परेचर जो है वो क्या होने लग गया, वो कम, वो बढ़ने लग गया, और इसी को हम तापमान व्युत्क्रम या टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं, ओके। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये टेम्परेचर इन्वर्जन का है। नॉर्मल कंडीशन पे देख लीजिए, वार्म एयर है नीचे, कोल्ड एयर एंड कोल्ड एयर, एंड इफ यू फाइंड आउट टेम्परेचर इन्वर्जन, कूलर है, बीच में एक पूरा लेयर परत पाई जाएगी वार्म एयर की, देन यू कैन फाइंड आउट कोल्ड एयर, ठीक है, दैट इज बेसिकली द टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है, ओके यस। एंड हम हीट को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, एक लेयर से दूसरी लेयर तक या नीचे से ऊपर तक, सो दैट इज बेसिकली हम इसको ट्रांसफर करते हैं रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेंशन से, ठीक है, दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट, ओके। एंड इसमें एयर प्रेशर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अगर टेम्परेचर है तो प्रेशर भी आपको देखने को ही मिलेगा, ठीक है ना। सो नीचे की तरफ एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा होता है, एंड विद द टाइम प्रेशर आपका, जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे प्रेशर भी आपका कम होते चले जाएगा, ठीक है, प्रेशर कम होते चले जाएगा। सूर्य इसको पूरा एलोबरेटली डिस्कस करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इसको पूरा इसके टाइप्स वाइज पूरा डिस्कस करने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा, दो ये कहीं मेंशन नहीं कर रखा है, पर हम इसको डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेम्परेचर इन्वर्जन,
ठीक है। देखो कभी आप लोगों ने ऐसे सोचा है, देखो मैंने बोला कि प्रेशर जो है ना, सबको पता है प्रेशर का मतलब क्या होता है। प्रेशर का मतलब होता है हवाएं, है ना, जो हवा, अब पार्सल ऑफ एयर जो है, एक हवा जो है वो एक 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 फीट, जितना भी आपका एक एरिया है उसमें प्रभाव डालती है ना, उसमें प्रेशर डालती है। ओके, एंड दैट प्रेशर इज बेसिकली यू कैन से बैलेंस हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, पर आपने कभी सोचा है एज एन ह्यूमन बींग्स, है ना, हम इंसान हैं, यू कैन इजिली फील प्रेशर। आप धरती के ऊपर जैसे चढ़ते हो, मतलब जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हो, है ना, या जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड पे ऊपर जाते हो, तो आपने सुना है ना प्रेशर कम होने लगता है तो नाक में से, कान में से खून आने लग जाता है। ये सुना है क्या कभी आप लोगों ने? जैसे जैसे प्रेशर कम होता है वी फील, क्यों आपको हवा में प्रेशर कम होता है? स्वाति, टेम्परेचर इन्वर्जन के बहुत सारे रीजन है बेटा, इसको डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ, है ना, इन्वर्जन को पूरा पूरा, इसमें 3-4 तरह के इन्वर्जन है पूरे ना। नहीं सुना? देखो पेन होता है ना, हाँ, अब देखो इसका रीजन क्या है। देखो जैसे बाहर से एक प्रेशर आ रहा है ना, एक मैंने बोला जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पार्सल ऑफ एयर है ना, ये पार्सल ऑफ एयर है जो एक प्रेशर को क्या कर रही है, एक प्रेशर को रिलीज कर रही है, मतलब दबाव बना रही है ना, ठीक है ना, दबाव बना रही है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बोला कि मतलब एक हवा जो है, एक कॉलम ऑफ एयर जो है वो टोटल मास कितना डाल, उसका जो मास है वो कितना प्रभाव डाल रहा है, वो जो हमारी बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी अंदर से वो भी प्रेशर रिलीज करती है। तो इनवर्ड वी हैव अ प्रेशर, है ना, अंदर से हमारा प्रेशर है और बाहर से भी एक प्रेशर है, सेम प्रेशर एक्सर्ट होता है। मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और जो बॉडी का जो प्रेशर होता है, यस, है ना, जो बाहर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और बॉडी का जो प्रेशर होता है ना, वो ऑलमोस्ट सेम होता है धरातल पे, धरातल पे, है ना। और जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं प्रेशर कम होता चला जाता है और वो बैलेंस खराब हो जाता है। ठीक है, वो बैलेंस तो धरती पे आपको क्यों फील नहीं होता, बिकॉज मैंने क्या बोला, सेम प्रेशर है। आपके एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर आ रहा है और जो बॉडी से जो प्रेशर आ रहा है वो सेम प्रेशर होता है, तो वो बैलेंस हो जाता है, इस वजह से आपको फील नहीं होता। एज एन व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, अवे फ्रॉम द सरफेस, यू विल फील इट, है ना। तो क्या होगा फिर, वो दर्द होना, नाक में से खून, कान में से खून, वो आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाता है। क्या हो जाता है? बैलेंस बिगड़ जाता है। सो दैट इज व्हाई, हाँ, है ना, ये सबके साथ होगा जैसे जैसे आप हिली एरिया में जाओगे। ठीक है, जैसे जैसे हिली एरिया में जाओगे, ठीक है ना। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपेंस विद अस। तो आपको ऊपर जब आप जाते हो तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, आपको ना अजीब सा हेवीनेस फील होती है बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर इम्बैलेंस, है ना। यस, दैट इज इन प्रेशर एंड इट फील्स एवरीवन, है ना। यस, हाँ, क्योंकि पल्लवी प्रेशर कम हो जाता है ना बेटा, है ना। छोटा बच्चा चिल्लाता है ना, छोटा बच्चा कितनी तेज चिल्लाता है, उसके कान में दर्द होता है ना, है ना। पॉजिटिव रिलेशन है ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ तो यहाँ में। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, ओके, यस। सो एयर प्रेशर है क्या? एयर प्रेशर का मतलब होता है टोटल वेट ऑफ अ मास ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर। एक हवा है ना, एक हवा पुंज है, ठीक है, उसका जो टोटल मास होता है ना, वो एयर प्रेशर होता है। उसका जो मास होता है, उसका जो भार होता है ना, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। वो बेसिकली प्रेशर होता है। उसकी यूनिट क्या होती है, तो हम उसको 1 स्क्वायर इंच में या 1 स्क्वायर फुट में, ठीक है ना, या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर्स में या 1 स्क्वायर मीटर में उसको मानते हैं। ठीक है, दैट इज, ये हो गया 1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर्स में हो सकता है, ये इंच में हो सकता है, ये आपका मीटर्स में हो सकता है, ठीक है, किसी में भी हो सकता है, या आपका फुट में भी हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज, वो एक जो वेट आपकी हवा डाल रही है ना, आपकी जो एयर डाल रही है, बेसिकली उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं, और वो बैलेंस होता है हमारी बॉडी से। ठीक है, वो होता है हमारी बॉडी से। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी फील हेवीनेस, जिसकी वजह से आपके नाक कान के पर्दे फट जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे नाक कान के पर्दे आपको फटे हुए नजर आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हम, अगर मैं टेम्परेचर वेरिएशंस की बात करूं, है ना, टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करूं, तो बेसिकली ना देखो, एक तो होता है धरती पर, है ना, सरफेस पर, ग्राउंड पर, एक होता है ऊपर की तरफ, है ना। दो तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये वाला, तो दिस इज बेसिकली अपर एयर, ऊपर की तरफ है। एक होता है आपका धरातल पे। ठीक है, जो धरातल पे होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और ये जो होता है वो बेसिकली आपको लॉन्ग टाइम पे देखने को मिले। ठीक है, दो तरह का तापमान व्युत्क्रम होता है, या टेम्परेचर इन्वर्जन आपको देखने को। टेम्परेचर इन्वर्जन कुछ नहीं होता, बस ये है कि धरातल के पास में आपको कोल्ड एयर मिलेगी, उसके ऊपर आपको वार्म एयर मिलेगी, देन अगेन कोल्ड एयर मिल जाएगी। ठीक है, सो दैट इज सिंपल टर्म। तो जो मैं बोलूँ सरफेस इन्वर्जन जो होता है ग्राउंड सरफेस पे, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है, और इधर अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपको अपर एयर में ज्यादा लंबा देखने को मिलेगा। ठीक है, ज्यादा लंबा आपको देखने को मिलेगा। अब जो ये सरफेस पे जो हो रहा है ना, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू जहां पर बहुत लंबे टाइम तक रातें ठंडी होती हैं। सूर्या, दिस इज फॉर यू, आर आस्किंग ना किस सीजन में कहाँ होता है। तो अगर मैंने बोला ग्राउंड इन्वर्जन, या जो आपका धरातल पे जो तापमान व्युत्क्रम होता है, बेसिकली वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बेसिकली आपको वो देखने को मिलेगा जहां पे बहुत लंबी ठंडी रातें होती हैं, है ना, बहुत लंबी ठंडी रातें, एंड बेसिकली मिड लैटिट्यूड्स में या हाई लैटिट्यूड्स में। यू कैन नॉट फाइंड आउट दिस रीजन इन अ ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया में कहां से बहुत ठंडी रातें लाओगे, तो बेसिकली जो ऊपर वाली आपकी लेयर्स होती हैं वहां आपको देखने को मिलेगा। और इसको ना नॉन एडवेक्शनल भी बोलते हैं, नॉन पोल्स और पोल्स के आसपास भी, है ना, नीचे की तरफ भी। नॉन एडवेक्शनल का मतलब होता है वेर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एयर,
है ना। एडवेक्शनल का मतलब होता है जहां आपको हवाओं में मूवमेंट, गति नजर आती है। नॉन एडवेक्शनल का मतलब होता है जहां कोई गति फील ना हो, है ना। तो अगर मैंने बोला धरातल पर अगर कोई व्युत्क्रम हो रहा है या इन्वर्जन हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉन एडवेक्शनल। इसका मतलब जहां वर्टिकल मूवमेंट या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या कोई भी गति नहीं पाई जाती। और क्योंकि कोई भी गति नहीं पाई जाती है तो वो सिचुएशन बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती, है ना। कोई भी लंबे टाइम तक वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। और वहीं जहां अपर एयर सर्कुलेशन होता है, ऊपर की तरफ जो सर्कुलेशन होता है ना, जो लेयर्स में ऊपर की तरफ, वो एडवेक्शनल होता है। इसका मतलब वहां गति पाई जाती है, इसलिए वो लंबे टाइम तक टिकता है। ठीक है। तो सरफेस वाला क्या हो गया? सरफेस वाला हो गया एक तो जो ठंडे इलाके होते हैं ना आपके, वहां आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इसका मतलब रात में जब बहुत लंबे टाइम तक, है ना, लंबा रात और बहुत ठंडी रात है ना, तो वो बेसिकली क्या होता है, देखो क्या होगा, सिंपल नॉर्मल फिनोमेना मैं आपको बता रही हूँ। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी आर सेइंग कि भैया रिलेटिवली हम बोल रहे हैं कि आपका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, तो क्या है रात बहुत ठंडी है, आपको पता है रात में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना, धरती में से रेडिएशन निकलती है, तो रेडिएशन निकलती जाएगी, बहुत लंबे टाइम तक निकलेगी, तो धरातल बिल्कुल ठंडा, है ना, क्योंकि सारा भी किरण तो निकल गया, सारी इंसोलेशन तो निकल गई, है ना। अब क्या होगा, ये निकल गई तो ये पूरा ठंडा हो गया, है ना, पूरी लेयर ठंडी हो गई है। इसके ऊपर वाली लेयर अभी भी हल्की गर्म है। ठीक है। इस वो धीरे धीरे ठंडी होगी ना, ऐसा यूं क्विक प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि मैंने बोला अगर कंडक्शन भी है तो इट वुड टेक टाइम, बिकॉज मॉलिक्यूल्स हैं, धीरे धीरे ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो ये वाली जो परत है, ये वाली, ये तो हो गई बिल्कुल ठंडी। इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगी, रिलेटिवली वार्म है, हल्की गर्म, धीरे धीरे फिर वो भी ठंडी होने लग जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये उन जगहों पर ही मिलता है जहां रात लंबी ठंडी रात होती है ना। तो पूरा धरातल पे से सारा जो इंसुलेशन है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, वो सारी निकल जाती है। ठीक है। और जिसकी वजह से वहां पर कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेम्परेचर इन्वर्जन आपने देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। इट्स नॉट लाइक इट लॉन्ग, है ना। कभी कभार आप ऐसा देख सकते हो कि भाई थोड़ा बहुत आफ्टरनून तक इफेक्ट होगा, इससे ज्यादा आपको इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, है ना। देखो लॉन्ग विंटर नाइट्स होंगी तो हीट, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन चला जाएगा, ये वाली लेयर ठंडी होगी, ऊपर वाली गर्म है, सो दैट इज बेसिकली द फर्स्ट प्रोसेस। तो ग्राउंड बहुत ही ठंडा हो गया। ठीक है। दूसरा, क्योंकि ठंडी रातें हैं, या फिर एक रीजन है कि क्लाउडलेस, है ना। क्लाउडलेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब अगर आपका आवरण होता है या क्लाउड कवर होता है ना, वो हिंड्रेंस पैदा करता है, ना जाने देता है ना आने देता है। ठीक है ना। क्या होता है, अगर मैंने बोला क्लाउड, है ना, ऐसा ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड मोड में आया हुआ है कि क्लाउडी नाइट्स आर मोर, यू कैन से मोर वार्मर देन द क्लाउडलेस नाइट। इसका मतलब जब क्लाउड कवर पाया जाता है या बादलों का आवरण होता है, वो रातें ज्यादा गर्म होती है एज कंपेयर टू जब स्काई क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि अगर बादल है, क्लाउड कवर है, बादल जिसको हम बोलते हैं, वो हिंड्रेंस पैदा करते हैं, मतलब वो ऑब्स्टिकल डालेंगे, ना यहाँ से जाने देते हैं ना यहाँ से जाने देते हैं, तो जो ऊष्मा यहाँ से निकल रही है ना वो यही रुक जाएगी, तो वो क्या करती है, गर्म कर देती है। ठीक है। पर अगर मैं इस क्लाउड को हटा दूं, अगर क्लाउड ही नहीं है, पूरा साफ है, तो क्या होगा, इजीली ऊपर जाएगा, इजीली नीचे आएगा। ठीक है। तो अगर बिल्कुल स्काई बिल्कुल क्लियर है तो इजीली रेडिएशन ऊपर चले जाते हैं, सीधे सीधे ऊपर चले जाते हैं। ठीक है ना। यस यस। ठीक है। सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि वो लॉक कर देती है सूर्य, है ना, क्योंकि वो लॉक ही कर देती है, सो दैट इज व्हाई। तो अगर एक तो बहुत लंबी ठंडी रात है या रात आपकी बिल्कुल क्लियर है, क्लाउडलेस है बिल्कुल, तो क्या होता है, क्लाउड के एब्जॉर्ब कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को। डेजर्ट्स को बेसिकली ठंडी, किस रेफरेंस में आप डेजर्ट का आंसर दे, क्वेश्चन दे रही हो? अगर आप सरफेस इन्वर्जन में ले रही हो तो सरफेस इन्वर्जन में मिड लैटिट्यूड एंड हाई लैटिट्यूड्स की ज्यादा बात करते हैं प्रतीक्षा, जहां पे ठंडी ज्यादा पाई जाती है, बर्फ ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। उन जगहों की ज्यादा हम बात करते हैं। ओके। फिर तीसरी कंडीशन होती है जहां पे सूखी हवाएं होती हैं, है ना, सूखी हवाएं, क्योंकि आर्द्रता होती है तो फिर सिचुएशन दूसरी हो जाती है ना, दूसरी ही हो जाती है। क्योंकि अगर मैं बोलूं तो आर्द्रता जो होती है, ठीक है ना, वो क्या करती है, हीट को अब्सॉर्ब ज्यादा करती है ना। पर अगर ड्राई एयर होगी ग्राउंड के पास में तो वो तो क्या कर देगी, सीधे सीधे ट्रांसफर कर देगी, है ना। आर्द्रता तो हीट को अब्सॉर्ब करती है, पर तभी तो वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये सब हीट को बढ़ाते हैं, ये सब हीट को बढ़ाने का काम करते हैं। इनको हम ग्रीन हाउस में भी पढ़ते हैं, है ना। वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, या जिस लेयर पे आपको, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज्यादा पोल्यूशन पाया जाता है ना, वहां स्मोक की सिचुएशन क्यों हो जाती है, क्योंकि भाई ठंडी रात थी, इन्होंने सब अब्सॉर्ब कर लिया, धुंध धुंध सी आपको नजर आने लग जाती है। तो अगर जो हवा है वो ड्राई है तो वो क्या करेगी, इजीली पास ऑन करने देती है चीजों को, और अगर वो इजीली पास ऑन करने देती है चीजों को, ठीक है, तो क्या होगा, नीचे वाली धरातल पूरा ठंडा, ऊपर वाला गर्म। ठीक है। ऊपर वाला गर्म। ओके। एंड इसी की तरह आप स्नो कवर्ड एरियाज को भी देख सकते हो। ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि मैक्सिमम रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है सोलर रेडिएशंस का, पर ये हीट जो है नीचे से तो क्या हो गई, चली गई, ऊपर की तरफ आपको ज्यादा गर्म देखने को मिलेगा। ठीक है। सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। इन सिचुएशन में क्या हो जाता है, स्थिर सिचुएशन बोल रही हूँ मैं, स्टैटिक, स्थिरता आ जाती है। देखो ये सिचुएशन बहुत लंबे क्यों नहीं परसिस्ट कर रही है, क्योंकि देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एयर एंड विच इज नॉट पॉसिबल। हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, कैसा मूवमेंट तो बहुत जरूरी है। अगर ऐसा मूवमेंट नहीं है तो इट वोंट परसिस्ट फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक ये टिक नहीं सकता। ठीक है ना। तो ये सिर्फ 30 से 40 फीट तक आपको देखने को मिलेगा, 30 to 40 फीट तक आपको ये इन्वर्जन देखने को मिलता है।
ठीक है ना, ठीक है, इन लो लैटिट्यूड्स एंड अगर मैं बोलूँ हायर लैटिट्यूड्स में तो वो 100 फीट तक, इससे ज्यादा आपको ये देखने नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा ऊंचा जाएगा भी नहीं, ठीक है ना, इससे ज्यादा ऊंचा जाएगा ही नहीं। तो देखो अगर आपसे बोलेगा लो लैटिट्यूड में, तो लो लैटिट्यूड में 30 से 40 फीट, मिडिल लैटिट्यूड में बेसिकली 100 फीट तक, ठीक है, एंड हायर लैटिट्यूड्स में अगर आपको देखने को सरफेस तो माइल, है ना, हाफ अ माइल तक आपको ये देखने को मिलेगा, इससे ऊंचे आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज इट इज सरफेस, हम बात ही धरातल की कर रहे हैं। तो अगर हम बात ही धरातल की कर रहे हैं तो आप ऊपर कैसे जाओगे, ठीक है, तो इसलिए ये यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ओके, और इसकी वजह से इनस्टेबिलिटी है, एल्बिडो तो हमेशा ही चलेगा ना, हाई में हाफ अ माइल, है ना, आधा माइल तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एल्बिडो डिस्कस करेंगे सूर्य, है ना, एल्बिडो भी डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, एल्बिडो आपका उसमें आता है जब हम वो पढ़ते हैं ना, आपका इंसुलेशन हीट बजट, सॉरी, है ना, हीट बजट जब पढ़ते हैं उसमें आता है, ठीक है ना, हाँ, हीट बजट में, ठीक है, ये वो वाला टॉपिक हमारा हुआ नहीं है तो वो किसी दिन एक्स्ट्रा में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब ये था धरातल पे, इसके अलावा होता है अपर एयर, ऊपर की तरफ, है ना, यस, ऊपर की तरफ जो होता है बेसिकली वो होता है एडवेक्शनल, इसमें मूवमेंट, हवा की गति होती है, और अगर हवा की गति होगी तो वो बहुत लंबे टाइम तक होता है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक होता है, और वो 3 तरह का होता है। देखो, एक होता है आपका फ्रंट वाला, वाताग्र वाला, ठीक है, दूसरा होता है आपका बेली, घाटियों में जो होता है, ठीक है ना, और तीसरा होता है आपका सरफेस पे, धरातल पे, ठीक है। सरफेस और धरातल वाला जो रेडिएशन वाला है वो 2 तरीके के हैं, एक एडवेक्शनल, एक नॉन एडवेक्शनल है, ठीक है। 3 तरह के हमें क्या देखने को मिलते हैं, 3 तरह के हमें ऊपर हवा में तापमान व्युत्क्रम या टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। दैट इज, एक हो गया वाताग्र वाला, फ्रंट्स वाला, दूसरा हो गया धरातल पर, ठीक है, एंड तीसरा वेलीज, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला वेली, तो दैट इज योर वेली, ठीक है। 3 तरह के आपको सरफेस से ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे, एंड यू कैन कॉल इट एज बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं ना, काफी लंबे टाइम तक ये परसिस्ट करते हैं। ओके, अब इसको हम कल डिस्कस करेंगे, एंड इसके साथ साथ हम प्रेशर को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप दिस वुड बी क्लियर टू एवरीवन। ऑप्शनल पिक्चर्स, ओके,